दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, वो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबलों में कम क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन-सी कंट्रीज़ है आर्म्स एक्सपोर्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ी है। उसके अंदर सबसे पहला नाम तो अमेरिका का आता है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं जैसे रशिया का है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है। इनमें अगर आप देखते हैं तो अमेरिका को छोड़कर बाकी की जो कंट्रीज़ है वो टेक्निकली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा जो एक दूसरा न जो नाम आता है उसका नाम है चाइना और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है और क्योंकि जनरली हम जो इंडिया जो होती है वो हमेशा कंपैरिज़न करने की कोशिश करती है चाइना से, तो थोड़ा-सा भी हम इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में हमने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया है, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका तो वर्ल्ड पावर है और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो जनरली एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हालाँकि चाइना जो है इसके अंदर अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ आप उसको नहीं बोल सकते हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ ही बोलेंगे। बट अ, चाइना भी आज के टाइम पर एक सुपर पावर है और अमेरिका और चाइना का आप न्यूज़ में सुनते होंगे, काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन आजकल चलता रहता है। देखिए दोस्तों, जिन कंट्रीज़ का हमने नाम लिया है, वो कंट्रीज़ बहुत सालों से एक्चुअली डिफेंस के जो आर्म्स हैं, उनको बना रही है, उनका प्रोडक्शन कर कर रही है, अपनी कंट्रीज़ में उन आर्म्स को यूज़ करती है और अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को उसका एक्सपोर्ट भी करती है। हमारी जो कंट्रीज़ है, वो पिछले 75 सालों से में आज़ाद हुई है और हम सभी जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास जो है वो हमारी कंट्री में बेसिकली भूखमरी थी, हमारे पास 2 टाइम का अनाज भी नहीं होता। तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास में जो है वो बहुत ही गरीबी थी। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम डिफेंस के ऊपर जो है खर्चा कर सकें। दूसरी जो है हमारे पास जो है हमारी जो बहुत बड़ी जो जनसँख्या थी वो इल्लिटरेट थी और हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की उस टाइम पर कमी हुआ करती थी। दोस्तों यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब आपको पता है कि आपकी 80% से ज़्यादा जो जनसँख्या है उसके पास 2 टाइम के खाने का पैसा नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री का बेस नहीं है तो वहाँ पर आप डिफेंस का ऊपर खर्चा करने की बजाय आप पहले सोचेंगे कि उस जनसंख्या जो है उन लोगों को कैसे खाना मिल सके, उनको कैसा अच्छा घर मिल सके, उनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल सकें। तो दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने उस टाइम पर जो है बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए एजुकेशंस के। तो हमारे को आप देखिए हमारे जो आईआईटीज़ है वो उस टाइम पर जो है एस्टेब्लिश हुए थे, हमारी इसरो एस्टेब्लिश हुई थी उनके कार्यकाल में और आगे जाके हमारे एचएएल, डीआरडीओ ये सारे बने। तो हमारा एक बेस बना देखिए कोई भी कंट्री को पहले एक बेस की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास इंजीनियर्स नहीं तो हमारे पास पहले 20 से 25 साल तो हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स बनाने में लग गए। फिर उन इंजीनियर्स में से कुछ लोगों ने प्रोफ़ेसर का काम किया और अच्छे प्रोफ़ेसर्स बने। तो अगर हम उस एंगल से देखते हैं तो हमारा आज का अगर हम देखते हैं पिछले 20 से 25 सालों में, तो हमने डिफेंस के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता होगा दोस्तों कि जब हम मिसाइल बना पा रहे हैं, अब हमारे खुद के फाइटर जेट्स बन रहे हैं और हम जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक बना चुके हैं और अब हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, तो फिर जो है हम एक्सपोर्ट करने में भी अभी दूसरी कंट्रियों से पीछे क्यों हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भारत ने अपने आर्म्स को बनाना स्टार्ट किया, तब भारत के पास में इसका ज़ीरो एक्सपीरियंस था। और भारत को कोई भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो देने वाला नहीं था। हमारे को आज जो भी टेक्नोलॉजी मिली है वो हमारी रशिया के साथ में फ्रेंडशिप की वज़ह से मिली है। रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने हमारे साथ हर टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर की है। सो दोस्तों रशियन टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर भी कुछ कमियाँ अगर हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मामले में, तो हमने 25 साल 30 साल पहले हमारे पास जो कुछ बढ़िया जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होती थी जिसको हम इज़राइल के थ्रू या फिर कई बार फ्रांस के थ्रू या कई बार जर्मनी के थ्रू जो टेक्नोलॉजी हमें जहाँ से मिली, हम उन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को भी रशियन इक्विपमेंट्स के अंदर इंटीग्रेट करना हमने स्टार्ट कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया दोस्तों सो दैट कि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं रह जाएँ और ख़ास करके पाकिस्तान जो है जिसको
अमेरिका जो है वो बहुत ही मॉडर्न टाइप के इक्विपमेंट्स उनको बेच रहा था, जैसे कि फाइटर जेट्स F-16 भी जो है पाकिस्तान ने अमेरिका से ही एक्विजिशन किया था। तो इन सबको देखते हुए हमने अपने जो रशियन जो इक्विपमेंट्स है उनको बेस्ट बनाने की कोशिश करी। और साथ-साथ हमने ऐसे उन टेक्नोलॉजी का देश के अंदर ही प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया पिछले, अगर आप देखोगे, 30 सालों के अंदर। नाउ यहीं से प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होती है। देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फाइटर जेट्स के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी रशियन है, कुछ टेक्नोलॉजी इंडियन है, कुछ पार्ट्स जो है वो इज़राइली है, कुछ पार्ट्स जो है फ्रांस के होंगे, कुछ पार्ट्स यूके के होंगे। इंजन जो है वो अमेरिका का होगा। अब जनरली जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स होते हैं वो जनरली अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को होते हैं। और भारत जो है, अगर आप भारत का अगर मैप देखोगे तो भारत की ऐसी कोई भी आपको कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि जहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो जो है नेटोज़ की कंट्रीज़ है, तो वो वेपन्स जो परचेज़ करती है वो आपस में एक-दूसरे से परचेज़ करते हैं, और मोस्टली वेपन्स जो होते हैं उनके अमेरिकन्स से परचेज़ होते हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर साउथ एशिया में देखें तो सिंगापुर हो गया, या फिर आपका मलेशिया हो गया, या फिर आपका बांग्लादेश हो गया, या आपका फिर नेपाल हो गया। आप इनमें से कोई भी ऐसा एक फ्रेंडली कंट्रीज़ आप नहीं बोल सकते हैं, या फिर फिलीपींस हो गया या वियतनाम हो गया, ये कोई बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज़ नहीं है। और आप हर टाइप के इक्विपमेंट जो है ऐसी कंट्रीज़ को नहीं बेच सकते जहाँ से आपको लगता है कि आपकी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी हो सकती है। दूसरा क्या होता है, जिस कंट्री से हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, वो कंट्री हमारे ऊपर एक कंडीशंस लगा देती है कि हम उसको किसी थर्ड कंट्री में नहीं बेच सकते हैं, या फिर किसी अनफ्रेंडली कंट्रीज को नहीं बेच सकते हैं। तो मान लीजिए, अगर हम अपना फाइटर जेट्स किसी ऐसी कंट्री को बेचने की कोशिश करते हैं जो अमेरिकन फ्रेंडली नहीं है, जो अमेरिका उसको अपना फ्रेंड नहीं मानता है, तो क्योंकि उसके हमारे फाइटर जेट के अंदर अमेरिकन इंजन लगा हुआ है, तो हम उस कंट्री को अपना एलसी नहीं बेच पाएंगे। उसी तरीके से हमारे कुछ जो पार्ट्स हैं वो इज़राइली लगे हुए। अब मान लीजिए कुछ कंट्री के इज़राइल के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हम उन कंट्रीज़ को जो है वो वो वाला वेपन भी नहीं बेच पाएँगे। तो उसको फिर इंडिजिनियस उस हर वेपन को इंडिजिनियस डेवलप करने में टाइम लगता है। इंडिया जो उस दिशा में आगे बढ़ रही है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछले 30 सालों में हमने अच्छा प्रोडक्शन करते हुए भी हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें हमारे फाइटर जेट्स का, हमारी जो जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम बेचना चाहते हैं, उसका हमें 100% जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उसको अपनी कंट्री के अंदर ही, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए आप जनरली सुनते होंगे कि हम नहीं बेच पाए, कई बार पॉलिटिकली कमेंट एक-दूसरे के खिलाफ चलते रहते हैं, बट फैक्ट ये है दोस्तों कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो जनरली जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं, वो लोग जो होते हैं उनके अपने एक ग्रुप बना हुआ था, और वो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से ही परचेज करना चाहते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कि जो नेटोज कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे के वेपन्स को जो है परचेज करती है। मोस्ट ऑफ द वेपन्स, जैसे मान लीजिए जर्मनी बेच रहा है अपनी अदर नेटो कंट्रीज को, या फ्रांस बेच रहा है, या फिर यूएस बेच रहा है। तीसरा, हमें एक्सपोर्ट करते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो चोरी नहीं हो जाए। जैसे कि आप अगर भारत का मैप देखते हो, तो भारत जो है उसके रिलेशन वैसे ओवरऑल न्यूट्रल रिलेशन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत के कोई बहुत ही जैसे होता है कि बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज़ है। आप चाहे मिडल ईस्टर्न ले लीजिए, चाहे आप यूरोपियन ले लीजिए, तो इनसे कोई भी, भारत से कोई भी ऐसी कंट्री जो है वेपन नहीं परचेज़ करने वाली है। तीसरा ये है दोस्तों कि भारत जो है अपने खुद के इक्विपमेंट भी अभी तक जो है वो इंडक्ट नहीं कर पाया। जैसे अगर हम एलसीए फाइटर जेट्स की बात करें, तो अब जाकर जो है वो हमने 83 एलसीए एमके-1A के ऑर्डर दिए हैं, जो कि अभी तक उसका एक तरीके से टेस्ट फ्लाइट भी नहीं हुआ है अभी तक। यही हाल हमारे अर्जुन टैंक्स का भी है। हमने 240 से ज़्यादा अर्जुन टैंक्स के ऑर्डर अभी तक नहीं दिए हैं, और अभी हम उसको बड़ी लार्ज मात्रा के अंदर उसको जो है इंडक्ट नहीं किया है। अगर हमारी आर्मी ही अगर उस टैंक को अगर इंडक्ट नहीं करेगी बड़ी संख्या के अंदर, तो दूसरी कंट्रीज़ जो है उस पर विश्वास नहीं कर पाएगी। तीसरा है दोस्तों, मिसाइल्स।
देखिए, मिसाइल्स के अंदर एक रूल है कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कि हम 290 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल जो है, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हम भी रशिया से जो है 290 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल को जो है वो आज तक इम्पोर्ट नहीं कर पाए हैं। हमने बहुत सारी अच्छी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई हैं, लेकिन देखिए वो सब चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। जनरली जो इन चीज़ों में जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो होती है आपकी एयर डिफेंस मिसाइल्स और एयर डिफेंस मिसाइल में हमने अच्छा काम किया है, लेकिन हम दूसरी तरफ जो है अभी हाल ही में हमने रशिया से S-400 जो है उसको इंडक्ट किया है। तो अगर हम किसी दूसरी कंट्री से एयर डिफेंस की मिसाइल परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारी मिसाइल पर कौन विश्वास करेगा? अब आते हैं दोस्तों हम बात करते हैं चाइना की। देखिए चाइना जो है उसने किसी से भी ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं किया। उसने जिस कंट्री से इम्पोर्ट किया है वो है रशिया और चाइना जो है वो अपने जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपनी ही कंट्री में बनाते हैं। इसीलिए वो जो अब दूसरी जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है वर्ल्ड वाइड उनको वो एक्सपोर्ट करने में जो है वो सफल हुआ है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं लगी हुई क्योंकि उसके सारे पार्ट्स जो वो इंडिजीनियस है। दूसरा जो है वो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर चाइना के अंदर बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी जो कंपनियाँ हैं वो अमेरिका से सीधी चाइना चली गई, तो उसका भी उनको बहुत एडवांटेज मिला है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बन गया, तो इन सब चीज़ों का भी उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और उनकी जो इकोनॉमी है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। भारत की इकोनॉमी अभी 3.5 ट्रिलियन है और उनकी 16 ट्रिलियन से ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपको बहुत ही सिंपल अ, भाषा में ये समझाना चाहते थे कि भारत जो है पिछले 30 सालों में अपने वेपन्स का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। और देखिए ये तब हो पाएगा जब भारत जो है अपने जो जो भी इक्विपमेंट है उसका हर पार्ट्स और हर कंपोनेंट्स जो है बनाने में सफल हो जाएगा और उसको टेस्टिंग के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैलिडेट कर पाएगा। दोस्तों आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप।